मॉलिक्यूल्स को सारे molecules बराबर ना। तो इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया ना। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। जब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, सब एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, तो टच करने वाले एटम के नंबर्स कम हो जाएंगे ना। अभी समझा, ठीक है। चलिए, जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए मेरे पास 6 टाइप का क्रिस्टल है, इसको मुझे 8:8 टाइप के क्रिस्टल में चेंज करना है। मैं क्या करूंगा बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है, यानी प्रेशर इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर करूंगा, यहाँ पे इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आपको 6:6 के रेशियो से 8:8 का क्रिस्टल बनाना है, NaCl टाइप के क्रिस्टल से सीजियम क्लोराइड टाइप का क्रिस्टल बनाना है, तो आपको प्रेशर इंक्रीज करना। बट इसका कतई मतलब ये मत समझना कि तुम प्रेशर बढ़ा के NaCl को क्लोराइड बना दो, ठीक है, ये क्राइम होता है, ऐसा नहीं समझते, ठीक है। NaCl का नमक है, उसको सीजियम क्लोराइड बना देंगे प्रेशर बढ़ा के। कहने की बात है कि NaCl टाइप के क्रिस्टल अगर साइड के टाइप के क्रिस्टल में चेंज कर रहे हैं, तब हम प्रेशर के काम कर लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाने, उससे NaCl सीजियम क्लोराइड नहीं बन जाएगा। समझ रहे हो ना, ठीक है। ये हो गया बस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, बाकी कुछ बकवास। अब आते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, तुमने जो कोऑर्डिनेशन नंबर तुमको तीनों का याद है, नियरेस्ट नेबर SCC का याद करो 6, पहला लेक्चर, ए डिस्टेंस पे मिलते थे, ठीक है, कॉर्नर्स टच करते थे आपस में, वहां पे PCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ करता था, बॉडी सेंटर वाला सबको टच करता था, ठीक है। और FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ करता था, 12, अपने फेस के 4 को और अपने एडजेसेंट वाले फेस सेंटर को पढ़ाया था ना। तो आपको नियरेस्ट नेबर तो पता है कि अगर एस सिंपल क्यूबिक का पूछे नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे, तो आप बता दोगे सर ए डिस्टेंस पे, बराबर ना। नेक्स्ट नियरेस्ट भी याद कर लो, सबका क्या कर लो, नेक्स्ट नियरेस्ट या सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। नियरेस्ट नेबर क्या होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट नियरेस्ट सेकंड, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट भी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। बट जेई तक में नीट वाले तो सिर्फ नेक्स्ट नियरेस्ट तक ही जाएंगे, नियरेस्ट तक कितना है कि बस आप याद रखो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने दूर पे पहला आपका एटम मिल रहा है, ठीक है। मेंस वाले क्या नेक्स्ट भी एक बार पूछ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, तो का सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन और नेक्स्ट नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लेंगे, और कितने डिस्टेंस पे नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितने डिस्टेंस पे मिलता है और कितने दूर पे एटम होता है, बिल्कुल रट लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर टाइप ऑफ नेबर डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप ऑफ नेबर, यहाँ डिस्टेंस और यहाँ पे नंबर। सिंपल क्यूबिक, बहुत ध्यान समझिएगा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में ही पूछेंगे आपसे। दो तरह के नेबर होंगे, एक क्या, नियरेस्ट और एक नेक्स्ट नियरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के लेंगे, नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट नियरेस्ट, यहाँ भी वैसे ही। चलिए, सिंपल क्यूबिक अगर आपको याद हो, जो नियरेस्ट नेबर होता था वो ए डिस्टेंस पे मिलता था, कॉर्नर से हर डायरेक्शन पे ए डिस्टेंस पे मिला था, याद करिए। तो ये तो बिल्कुल याद था कि भैया ये ए डिस्टेंस पे मिले थे और इनके नंबर थे 6। ये पहले वो लिख रहा हूँ जो तुमको पहले याद था, ए और 6। बॉडी सेंटर पे जो याद करिए, √3a/2, बराबर ना भाई, कॉर्नर पे एटम का और बॉडी सेंटर पे। याद करिए, मैंने बताया था बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर वाला आठों को टच करता था, बट कॉर्नर आपस में टच नहीं करते, बराबर था ना। तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस कितनी थी, √3a/2। इसका मतलब नियरेस्ट नेबर बॉडी सेंटर में कितना डिस्टेंस मिलता है, √3a/2। बात समझा ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, याद करिए 8, बराबर। x यहाँ था नियरेस्ट a/√2 पे, √2 पे मिलता था, ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था,
ये तो याद किए थे। अब नेक्स्ट नियरेस्ट याद करना है, बराबर। एससीसी का नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगा, √2a पे मिलेगा, ठीक है। ये ए पे मिलेगा और ये भी ए पे मिलेगा, ए डिस्टेंस पे, √2a पे, ए पे, ए पे। बस कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लो, 12 6 6 हो गया, ठीक है। 12 6 और 6। अपने को नियरेस्ट नेबर याद, ठीक है। एससीसी का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर का, 8 और 12। हमको नेक्स्ट नियरेस्ट याद करना है। इसका देखिए क्या हुआ, 12, ये 6 और 6, नेक्स्ट नियरेस्ट, ठीक है। और नियरेस्ट नेबर एससीसी का ए था, तो नेक्स्ट नियरेस्ट √2a पे मिला। नियरेस्ट √3a/2 था, नेक्स्ट नियरेस्ट कितने मिला, ए पे, और ये नेक्स्ट नियरेस्ट ए पे मिला। चाहो तो याद कर लो, रट लो, जो करना है वो कर लो, काम तो होगा, पढ़ना पड़ेगा। बात समझा ना। बाकी नीट वाले बस नियरेस्ट नेबर याद रख के बस इतना काम होगा। जे वाले नेक्स्ट नियरेस्ट तक भी पहुंच जाए। एडवांस दोगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पूछता है, अगला बताओ अपना, ठीक है। बात समझा। पूरा डेरिवेशन भी है, बट डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्ट आप इतना रख लीजिए। नोट्स में लिख के दिया है, परेशान मत हो। अब आ जाइए, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कवर कर लेते हैं। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, देखो अपने पास बेटा 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम अपने पास होते हैं, और वो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। मतलब 3 उसका पैरामीटर होता है। जैसे मैं बोलूं कि ये एज लेंथ ए है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ओके। एक्स वाई, वाई सॉलिड 3D होता है ना, एक्स वाई जेड। मान लीजिए ये एज लेंथ क्या है, ए, ये क्या है, बी, और ये एज लेंथ क्या है, सी। तो एक 3D सॉलिड में क्या होंगे बेटा, 3 आपके पास एक्सियल लेंथ होंगी, ए बी और सी। ए के सामने का जो एक्सियल एंगल होगा वो होगा अल्फा, बी के सामने का एक्सियल एंगल बीटा, और सी के सामने का एक्सियल एंगल गामा। बात समझा क्या। अब यही ए बी सी चेंज होंगे, अल्फा बीटा गामा चेंज होंगे, और 7 तरह के आपके सामने क्रिस्टल सिस्टम आए, ठीक है। हो सकता है ए बी सी तीनों की लेंथ बराबर हो सकता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 हो, इसका मतलब वो क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक कहलाए। तो आपको क्या रट्टा मारना है कि जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, बिल्कुल वो रटेंगे हम लोग, ठीक है। और उनके एक्सियल लेंथ क्या रिलेशन है, और एक्सियल एंगल में क्या रिलेशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लेंगे इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, व्हिच टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज दिस, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, तभी आप टिक मार पाओगे कौन सा एक क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। और मैं आपको याद करने की ट्रिक बता दूंगा, मैंने टेबल को बहुत अच्छे से जमाया है, कैसे याद करेंगे इसको, ठीक है। चलो पहले क्रिस्टल सिस्टम इधर लिखता हूं मैं, क्रिस्टल सिस्टम, ये भी आपके बोर्ड के स्कोप से हटा दिया गया है, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम, एक्सियल एक्सियल डिस्टेंस या एक्सियल लेंथ बोलो बेटा, तो ए सी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्सियल एंगल, और यहां लिखूंगा ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस। मतलब उस क्रिस्टल सिस्टम में आप कहां कहां पे यूनिट सेल में एटम रख सकते हो, ठीक है। 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होगा। क्रिस्टल सिस्टम बोलेगा तो कितने तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, आंसर जाएगा 7। कितने तरह के ब्रेविस लैटिस होते हैं, ऑप्शन जाएगा 14। 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में आप एटम को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो, वो कहलाता है ब्रेविस लैटिस। अभी देखना सबके बताऊंगा कहां कहां एटम होंगे। चलो सबसे पहले मैं जैसे टेबल को जमाया होता हूँ उसी लहजे में याद करना है आपको टेबल, हाँ, जिससे याद हो जाए बिल्कुल। मतलब मोस्टली लोग भूल जाते हैं कहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, कहाँ ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, कहाँ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। मैं एक बहुत बेहतरीन तरीके से टेबल को जमाया हूँ, आप देखोगे आपको तुरंत याद भी होगा, ठीक है। सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक, क्यूबिक क्रिस्टल। सेकंड रोम्बोहेड्रल। अब हो सकता है मैं आपकी बुक से ऊपर नीचे हो जाऊं, ठीक है, बट मैं ऐसा जमाया रहा हूं कि आपको याद करने में मजा आ जाए बस, ठीक है। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल।
चौथा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। पांचवा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। छठा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। सातवां ट्राइक्लिनिक, ट्राई। ठीक है, ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हुए हैं। क्यूबिक, क्यूबिक को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है क्योंकि हमने सिलेबस केवल यही एक क्रिस्टल सिस्टम ही पढ़ना था, क्यूबिक। ठीक है, जब आप बीएससी करोगे 2-4 और बढ़ जाएंगे, एमएससी करोगे सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ठीक है, सीक्वेंस ऊपर नीचे आगे बुक के साथ हो सकता है, बट इसी पैटर्न पे आपको याद करवाऊंगा। अब देखो एक्सियल लेंथ का रिलेशन याद करने का सिंपल सा ट्रिक्स। पहले वाले में a इक्वल टू b इक्वल टू c करो। ठीक है, a इक्वल टू b इक्वल टू c करो, यही करो। a इक्वल टू b इक्वल टू c, शुरू में दो में ये कर दो। अब बाकी के दो में a इक्वल टू b इक्वल टू नॉट इक्वल टू c, नॉट इक्वल टू c, ये कर दो। याद हो गया? ठीक है, अब जो तीन बचे हैं उसमें तीनों में नॉट इक्वल करो। a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। याद हो गया? ठीक है, एक्सियल लेंथ। मैंने क्या किया, शुरू के दो में a इक्वल टू b इक्वल टू c, a इक्वल टू b इक्वल टू c, फिर आगे के दो में एक क्रॉस मारा, a इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c नॉट इक्वल टू c, फिर तीनों नॉट इक्वल। याद हुआ आसानी से? ठीक है, ये हो गया आपका एक्सियल लेंथ याद करने का तरीका। ठीक है, एक्सियल एंगल देखो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां मैं बनाऊंगा 90 नॉट 90, 90 नॉट 90, 90 नॉट 90, ऐसा टेबल सेट करूंगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू नॉट 90, 90 नॉट 90। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। फिर आया देखो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा इक्वल टू 120। ऑर्थोरोम्बिक में बिल्कुल याद कर लो, हेक्सागोनल ना, हेक्सागोनल में गामा होता है 120, हेक्सागोनल गामा क्या होता है 120। देखो हुआ क्या, 90 नॉट 90, 90 नॉट 90। इधर देखो ना, मतलब एक पैटर्न बनाओ यार याद करने का। बात समझा कि नहीं? अब आइए कहां पे, ऑर्थोरोम्बिक में। फिर एक बार अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, फिर 90 ले आए। ठीक है, 90 नॉट 90, 90 नॉट 90, 90 फिर आया। ठीक है, अगला पे अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बीटा इस बार नॉट 90। यहां देखिए क्या था, गामा नॉट 90 था, यहां बीटा हुआ। और लास्ट वन में देखिए सर, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, ये हो गया। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे समझ में आया? पहले ये पैटर्न में याद करेंगे इसको, इस पैटर्न में याद होगा तभी इसको लिख पाओगे। ठीक है, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ठीक है, एक्सियल लेंथ याद करने का ट्रिक, शुरू के दो में a इक्वल टू b इक्वल टू c, a इक्वल टू b इक्वल टू c। अब लास्ट के दो में a इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c नॉट इक्वल टू c, फिर तीनों नॉट इक्वल। याद हुआ एक्सियल लेंथ? एक्सियल एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90, अल्फा बीटा गामा नॉट 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90, अल्फा बीटा 90 गामा 120। ध्यान रखना 120 हेक्सागोनल में होता है, और दिमाग लगाना हेक्सागोनल बेटा जब ये होता है ना, ये एंगल 120 के नहीं दिखता क्या? बस खत्म। ठीक है, फिर क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, फिर से 90, अल्फा गामा 90 बीटा नॉट 90। यहाँ अल्फा बीटा 90 गामा 120 था, यहाँ अल्फा गामा 90 बीटा नॉट 90, फिर तीनों की तरह नॉट 90। यानी अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल कौन होता है, आंसर जाएगा ट्राइक्लिनिक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल। ना तो अल्फा बीटा जो ए बी सी तीनों अनइक्वल लेंथ के हैं और तीनों एंगल भी 90 नहीं है, इसका मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल ट्राइक्लिनिक, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल क्यूबिक। बात समझे ना? ध्यान रखिए, दो क्वेश्चन ये हो गए। अब बात आती है इसको इसी ऑर्डर में कैसे याद किया जाएगा, इसके लिए ट्रिक बना दे रहा हूं, जरा सुनो। क्यों रहे टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर? बात समझे ना? क्यों रहे टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर?
ठीक है, इससे याद कर लेंगे हमको, इसी ऑर्डर में इसको सजाना है। ठीक है, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल है, क्योंकि अगर इस ऑर्डर में सजा लोगे बेटा तुमको याद करना बड़ा आसान है, समझाना। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, उठा के लिख देंगे, बोलेंगे बताओ ये कौन सा क्रिस्टल है, तो याद तो आना चाहिए ना। जब अपने को टेबल याद रहे 2 मिनट में बस समझ जाएंगे क्या होने वाला, बस ना। कोई दिक्कत इतने में, रट लोगे ना, रटना पड़ेगा। अब ब्रेविस लैटिस किसमें कितने होते हैं ये देख लेते हैं। ब्रेविस लैटिस में देख लो, इसमें तुमको खुद याद होगा 3, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, बराबर ना। यहाँ देखो ब्रेविस लैटिस सुनो, यहाँ पे 3 1 2 1 4 2 1 3 1 2 1 4 2 1 3 1 2 1 4 2 1। ठीक है, अब देखो, अब ये 3 मतलब क्या, यानी क्यूबिक में एटम्स को हम 3 जगह पे रख सकते हैं, SCC, BCC और FCC। सिंपल क्यूबिक में 3 ब्रेविस लैटिस, समझा क्या? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फिर जहां एक है वो सिंपल क्यूबिक, जहां एक है वो क्या है, सिंपल क्यूबिक। रोम्बोहेड्रल में एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है कि रोम्बोहेड्रल के यूनिट सेल में केवल कॉर्नर्स पे ही एटम रख सकते हो। ठीक है, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक बोलो, सिंपल सिंपल, जहां एक है वहां सिंपल कर दो, बराबर। यानी एटम्स केवल कॉर्नर्स पे होंगे, बराबर। चले, अब जहां पे आपका 4, ये 4 वाला याद रखना, एकमात्र ऐसा यूनिट सेल जहां सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर चारों पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, सिंपल बॉडी, फेस और एंड सेंटर। आपके लिए शायद यहाँ पे एंड सेंटर नया होगा। ठीक है, सिंपल आप समझ रहे हो कि यूनिट सेल के कॉर्नर पे, बॉडी आप समझ रहे हो कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, फेस समझ रहे हो कॉर्नर्स प्लस फेस, एंड सेंटर आपने नया है वो समझा देता हूँ। और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल को समझना हो तो आप मैच बॉक्स ले लो, वही ऑर्थोरोम्बिक, माचिस की जो डिबिया होती है वो ऑर्थोरोम्बिक का एग्जांपल हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर बोलो क्या होता है एंड सेंटर, समझो कॉर्नर्स पे तो एटम रहेंगे ही रहेंगे, किसी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे रहेंगे। अगर तुमने यहाँ एक रखा, उसके जस्ट सामने यहाँ रहेगा, इसको बोलते हैं एंड सेंटर। नो डाउट कॉर्नर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, कॉर्नर्स पे रहेंगे, और किसी 2 अपोजिट फेस पे रहेंगे बस। अगर तुमने यहाँ लिया तो यहाँ लोगे तो यहाँ, इसको बोलते हैं एंड सेंटर। तो क्या बोलते हैं, एंड सेंटर। तो ऑर्थोरोम्बिक को क्रिस्टल होता है जहां 4 टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं, सिंपल, बॉडी, फेस, एंड। आ चुका है क्वेश्चन ये। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक जहां 1 है वहां सिंपल, केवल कॉर्नर। आइए जरा 2 को निपटा लेते हैं। 2 का मतलब यहाँ पे सिंपल एंड बॉडी, सिंपल और बॉडी, और यहाँ पे 2 का मतलब होता है सिंपल और बॉडी नहीं, यहाँ सिंपल और एंड सेंटर। ठीक है, एंड सेंटर। एंड सेंटर क्या होता है बेटा, कि कॉर्नर पे तो एटम होंगे, यहाँ पे क्या दिक्कत, चलो इधर देखो, कॉर्नर पे एटम होंगे, कॉर्नर पे रहना ही रहना भाई। एंड सेंटर का मतलब किसी 2 अपोजिट फेस पे। तो अगर तुमने एक फेस लिया, इसका अपोजिट कौन सा फेस है, ये ना। अगर तुमने इसको लिया, इसका अपोजिट फेस कौन सा है, ये, किसी को बोलते हैं एंड सेंटर। समझ में आ गया? ठीक है, अब खुद बताओ क्रिस्टल सिस्टम कितने, 7, ब्रेविस लैटिस 14, जोड़ लो जरा, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और 4 11 2 1 14, 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस। बात समझा ना? तो ब्रेविस लैटिस होते कितने, 14। यानी 7 तरह की यूनिट सेल में तुम एटम्स को 14 टाइप से अरेंज कर सकते हो। सिंपल क्यूबिक में 3 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, रोम्बोहेड्रल में केवल एक अरेंजमेंट, सिंपल। ठीक है, टेट्रागोनल में किसका 2 अरेंजमेंट, सिंपल एंड बॉडी। तो याद रखना 3 1 2 1 4 2 1। एक बार टेबल जमा लोगे ना दिमाग में, तुरंत सब याद रहेगा। हाँ, इस बार यहीं से नीट ने क्वेश्चन उठाया था ब्रेविस लैटिस, ये क्वेश्चन नीट ने यहाँ से इस बार पूछा था। बात समझा ना? तो 3 1 2 1 4 2 1। और ऑर्थोरोम्बिक ऐसा है जहां सारे टाइप के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, 1 कहीं रहे तो सिंपल है। 2 यहाँ पे देखिए क्या था आपका, सिंपल एंड बॉडी, यहाँ पे सिंपल एंड एंड। ठीक है, समझ में आ गया? मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल ट्राइक्लिनिक,
मोस्ट सिमेट्रिकल, सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, याद कर लोगे ना? याद करना पड़ेगा। चलो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है अपना, बट अभी मैं तो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हल्का सा बता देता हूँ, बट पहले इस पे जो एक दो क्वेश्चन आए हैं वो निपटा देते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, आपको जरूर मिलेगा, आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करोगे कोई भी बुक। फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe+2 ions in Fe0.93, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe+2 ions इन Fe0.93। इसमें आपको, इसका मतलब बेटा इसमें Fe+2 के भी कुछ आयंस होंगे और कुछ Fe+3 के भी होंगे। आपने को Fe+2 के आयंस का परसेंटेज निकालना। पहला काम सुनो, ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, जानबूझ के करेंगे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या ये Fe93 और वो 100 हो जाएगा क्या? पहले इसको बना लो, फ्रैक्शन हटाओ पहले दिमाग से। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसमें Fe+2 के भी आयंस हैं और Fe+3 के भी आयंस हैं। अब इस 93 में कुछ Fe+2 है, मुझे नहीं पता कितने हैं, और इस 93 में कुछ Fe+3 भी है। अगर मुझे यही पता चल जाता है कि इस 93 में Fe+2 कितने हैं, तो जितने हैं डिवाइड बाय 93 × 100 करते क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बट आपने को पता लगाना पड़ेगा ना, Fe+2 इज 93, टोटल आयरन कितने हैं 93, उसमें से Fe+2 कितने हैं ये पता लगाना है। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्या करो यहाँ पे थोड़ा अपने आप एज्यूम कर लो, लेट अस एज्यूम नंबर ऑफ Fe+2 आयन, Fe+2 आयंस इज इक्वल टू x। ठीक है, अपने आप मान लो कि माना कि Fe+2 आयंस का नंबर कितना है x, तो Fe+3 कितना होगा 93 माइनस x। भाई टोटल आयरन 93 है, अगर उसमें से x क्या है Fe+2, तो 93 में से x घटा दो, Fe+3 क्या आयंस आएंगे। इसका मतलब सो नंबर ऑफ Fe+3 आयंस कितने होंगे यहाँ पे 93 माइनस x बराबर। तो आपको क्या करना है बेटा, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज को इक्वल करो। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, Fe+2 आयंस के नंबर कितने हैं x, Fe+2 पे चार्ज कितना है 2x। हम क्या करने चल रहे हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज को इक्वल करने चल रहे हैं टोटल नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो Fe+2 की वजह से आया होगा और Fe+3 की वजह से आया होगा। ठीक है, अगर एक Fe+2 होता, ठीक है, एक Fe+2 का होता तो पॉजिटिव चार्ज +2 होता। मेरे पास x Fe+2 का एटम है तो टोटल क्या होगा 2x पॉजिटिव चार्ज बराबर Fe पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या होगा 2x +3 × 93 माइनस x। चलेगा? अरे भाई ये +3 वाले हैं तो +3 का अगर इतने एटम है तो उसको +3 का चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव होता है -2, तो 100 पे कितना होगा -200। ठीक है, बट अब माइनस नहीं करेंगे, आज साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ 200 पॉजिटिव नेगेटिव बराबर करेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। क्या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल किया तो 200 का नेगेटिव चार्ज हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज इसका। अब इसको सॉल्व कर लो बस, 2x + 279 - 3x इज इक्वल टू 200। ठीक है, इसका मतलब x बिकम्स इक्वल टू 79 या 3x और 2x क्या हो गया एकदम 279 - x इक्वल टू दिस कितना, यहाँ से इसको ले जाके आ गया 79, 200 x कितना आ गया यहाँ पे 79। x तुमने किसको माना है, इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि Fe+2 आयंस के नंबर। ठीक है, 79 हो गए, Fe+2 आयंस कितने हो गए 79। अब 93 में 79 घटा दो Fe+3 आएगा बराबर। बट अपने को किसका परसेंटेज पूछा है Fe+2 का, तो परसेंटेज ऑफ Fe+2 कैसे निकलेगा 79/93 × 100 बराबर। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समवॉट इसका हो जाएगा परसेंटेज जो निकलेगा कितना
79, ये 7900 और ये क्या होगा 93। सॉल्व कर लेंगे क्या? निकाल लोगे परसेंटेज? 790193 निकाल देना भैया, निकाल। और अच्छा मान लो यही पूछा होता एफी प्लस 3 का भी परसेंटेज, तब क्या करते हैं आप? भाई 79 एफी प्लस 2 आ गया, तो 93 में से 79 घटा के पहले एफी प्लस 3 का नंबर निकाल दो, उसको भी डिवाइड 93 into 100। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ तैयार नहीं, और बहुत डेंजर टाइप के क्वेश्चन लगते हैं देखने में, बड़े मजेदार होते हैं। बस कुछ ना करना, जो भी फ्रैक्शन दिया उससे मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में वेरीफाई करना, फिर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव को इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बता दो हमारा नहीं है, बेटा ऑक्सीजन पे क्या होगा -2 ना, 100 ऑक्सीजन में क्या होगा -200, तो हमको बस 200 लेना था। तो आगे बढ़ जाए। अच्छा ये तो क्वेश्चन मैं सिर्फ बोल देता हूं, तो आंसर बता दो। Which of the following is pseudo solid or super cooled liquid? ऑप्शन ए सिलिका, बिल्कुल नहीं, कोवेलेंट सॉलिड था, क्रिस्टलाइन का एग्जांपल था। CO2 मॉलिक्यूलर सॉलिड, सिल्वर Ag मेटालिक सॉलिड, ग्लास सुपर कूल्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, which of the following is pseudo solid or super cooled liquid? जो भी एमॉर्फस है उन्हीं को pseudo solid बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन और करो। देखो इफ NaCl डोपिंग वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। If NaCl is doped with 10 raised to -3 mole percent SrCl2, what is the concentration of cation vacancy? अच्छा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या? वो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी पूछ रहा है, ध्यान रखना। कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी का मतलब वो क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी बराबर। एक बात बताओ, जितने Sr+2 डालते थे याद करो उतनी ही कैटायन वैकेंसी होती बराबर। इसका मतलब नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर होगा। भाई नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ क्या पता ना, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है? 10 रेज़ टू -3 मोल परसेंट, तो परसेंट से वापस और 10 रेज़ टू -2 बराबर ना, फिर परसेंट से वापस आएंगे 10 रेज़ टू -2। और Na क्या 6 × 10 रेज़ टू 23 सॉल्व कर देंगे, 6 × 10 रेज़ टू 18 आएगा। कितने कैटायन वैकेंसी? परसेंटेज दिया था, इसमें परसेंटेज वापस आया तो 10 रेज़ टू -2। बात समझा ना? चलो ये हो गया आपका पूरा टॉपिक सॉलिड स्टेट का, इतना है। अब आपको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ा के चैप्टर को खत्म कर देता हूँ। अरे बाबा परसेंटेज से वापस नहीं लौटोगे क्या? अब देखो अभी यही सब गड़बड़ होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं लेके आता हूँ। ठीक है, 10 रेज़ टू -3 मोल परसेंट है, परसेंटेज वापस आएगा 10 रेज़ टू -3 तो होगा। बहुत कमजोर हो यार, सही बता क्या पढ़ते हो तुम लोग। चलो आगे देखो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो ये तुमने फिजिक्स में पूरा कवर किया होगा, मैं थोड़ा जल्दबाजी में निकाल देता हूँ इसको। एक होता है बैंड थियरी, ठीक है, उसको बता देता हूँ आपको। बैंड थियरी क्या होती है? बैंड तो ये सब हम लोग ना भी पढ़ा है ना, तो आपके क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होते, क्योंकि आप फिजिक्स में पूरा सेमीकंडक्टर पढ़ के आते हो। मार दे भाई, क्या हुआ? चप्पल घुमा क्यों मार रहे हो उसको? मिल जाए कहाँ चला जाएगा? चलो देखो यार ध्यान दो, बैंड थ्योरी क्या बोलती है बेटा? बैंड थ्योरी जो है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच के डिफरेंस को समझाती है। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके डिफरेंस को समझाती है कौन? बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या होती है? मैं सिलिकॉन ले लूं, सेमीकंडक्टर्स की बात करो, कुछ भी बात करो, कोई भी एलिमेंट, मान लो हमने सिलिकॉन ले लिया, ठीक है, जरा समझो, आपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ोगे आप लोग ये पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड,
ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जितना मुझे आता है। 1s2 2s2 2p6, भाई बात मत करो प्लीज, ए पागल, 3s2 332 और 3d0, क्या ये बैलेंस सेल हुआ? अच्छा बच्चा है, संस्कारी है, ठीक है। 3s2 3p2 और 3d0, अब जरा सुनो आराम से, ठीक है। ये आपके सिलिकॉन का क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका बैलेंस सेल है क्या, आउटर मोशन। आउटर मोशन में कुछ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हैं क्या, और कुछ खाली है। यहाँ से दो बैंड बनते हैं, जो ये ऑर्बिटल भरे हैं ना, ये भारी होने की वजह से ये नीचे आ जाते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन है। एकदम गांव की भाषा में समझा रहा हूँ, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड कैसे बनता है, ठीक है। 3s और 3p में इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस बैंड के ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके भारी होकर नीचे जाते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये हल्के होते हैं, ये ऊपर ही रह जाते हैं, इनको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप मारता है, हम बोलते हैं कंडक्टिविटी दिखा रहा है सॉलिड, बात समझा ना। और ये जंपिंग जितनी आसान होगी उतना ज्यादा कंडक्टर माना जाएगा सॉलिड। तो होगा क्या, ये देखो जरा, 3s और 3p ये दोनों मिल गए, इनमें इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर कौन सा बैंड बना रहे हैं, बैलेंस बैंड। और जो 3d वाला खाली ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, सीबी, ठीक है, कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस सेल में जितने भी ऑर्बिटल हैं वो दो बैंड में डिवाइड होते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इस वाला भैया और खूबसूरत तरीके से पढ़ाएगा, हमको इतना ही आता। तो यहाँ पे क्या बैलेंस सेल में 3s और 3p, इनमें क्या हुआ बेटा, इनमें इलेक्ट्रॉन थे, ये भारी होने की वजह से ये नीचे आ गए, इसको बैलेंस बैंड बोलेंगे क्योंकि बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। और ये जो खाली ऑर्बिटल है ये क्या कहलाएगा, कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जितनी आसानी से जंप मार देंगे उतना बढ़िया कंडक्टर माने जाएंगे। तो इसी के डिफरेंस पर जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये गैप जितना कम होगा, ठीक है, कंडक्शन उतना आसान होगा। तो बैंड थ्योरी क्या समझाती है कि कंडक्टर, बहुत ध्यान समझिएगा, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में क्या होते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। जो बैंड थ्योरी बता रही है कि कंडक्टर में जो क्या है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने से फॉरबिडन एनर्जी गैप जीरो होता है। इसलिए नॉर्मल सेट ऑफ कंडीशन में बड़े प्यार से बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं और ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, तभी नाम पड़ा कंडक्टर, क्योंकि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में क्या कर गए हैं, ओवरलैप। अगर यही एनर्जी का डिफरेंस बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन मुश्किल हो जाएगा और ये इंसुलेटर की कगार पे चले जाएगा। बात समझा क्या। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर में क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कहां जाते हैं, कंडक्शन बैंड में माइग्रेट करते हैं, इनको कंडक्टर्स बुलाता है अकॉर्डिंग टू बैंड, ठीक है। और इंसुलेटर में क्या होता है बेटा, ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा गैप होता है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है बहुत ही ज्यादा होता है। अगर मैं डेटा भी दे दूं ना तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है। तो बैलेंस बैंड आप मत याद करिएगा, एडिशनल डेटा दे दिया आपको। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है बहुत ज्यादा है, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इस एनर्जी डिफरेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बी से सी में हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए इसको इंसुलेटर बोलते हैं। बात समझा। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का, वो कंडक्टर से तो ज्यादा होता है बट इंसुलेटर से कम होता है। दोनों के बीच में होगा ना सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, ये होगा आपका बैलेंस बैंड। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो क्या होता है बेटा, इंसुलेटर से कम है और कंडक्टर से ज्यादा है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में होती है। और कायदे से बताऊं तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। ये हुआ क्या, पूरी बैंड की। इसलिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना
वो भी दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उस पे आ रहा हूँ, पहले ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, बैंड थ्योरी क्या बोलती है बेटा? किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल होते हैं मिलके क्या बनाते हैं? वैलेंस और वैलेंस बैंड, और जो खाली ऑर्बिटल है वो कंडक्शन बैंड। जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो कंडक्टिविटी को दिखाते हैं। अब इन दोनों बैंड में जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होता जाएगा उतना ज्यादा वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड जाने में क्या होगा बेटा? डिफिकल्टी होगी, और ये इंसुलेटर की कैटेगरी में जाता जाएगा। कंडक्टर में दोनों ओवरलैप करते हैं, इंसुलेटर में बहुत गैप होता है, और सेमीकंडक्टर में बीबी और सीबी में कंडक्टर से ज्यादा गैप और इंसुलेटर से कम होता है, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के मिडिल में, इसी को बोलते हैं बैंड। इसके आगे फिर फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे, इतना है। ठीक है, आइए। हाँ खत्म। और एक्चुअली हम लोग पार्ट छोड़ ही देते हैं, प्लीज फॉलो, पढ़ते तो वही यार। ठीक है, चलो अगला देखो। अब ये जो आपके जो सेमीकंडक्टर है, जरा इनको पकड़ लो। सेमीकंडक्टर भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, जरा समझो। सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। भाई सेमीकंडक्टर के एग्जांपल जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सब क्या है? सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में फर्क क्या होता है? अगर मैं प्योर सिलिकॉन भी ले लूं या प्योर जर्मेनियम, उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक, यानी उसमें इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए, और इसकी कंडक्टिविटी नॉर्मल सेट ऑफ कंडीशन में बहुत कम होती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टेंस क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करते हैं हम? डोपिंग करके इसकी कंडक्टिविटी को नॉर्मल टेम्परेचर में बढ़ा डालते हैं। तो नॉर्मल जो जर्मेनियम में सिलिकॉन है बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते, उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, जरा समझिएगा इंट्रिंसिक को। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन का एग्जांपल लेता हूं, आपने को बता बेटा सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो चारों इलेक्ट्रॉन क्या हुए? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब देखो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। केवल केवल क्रिस्टल में कौन है? सिलिकॉन है। और जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती रूम टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट जीरो पे अगर बोलूं ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जीरो होती है, एब्सोल्यूट जीरो पे, यानी -273 केल्विन। बात समझा ना? लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर, ध्यान रख क्वेश्चन पूछते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है घटती है। तो जब नॉर्मली ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर तो नहीं होते, लेकिन जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसे इसको थर्मल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं यहाँ पे। कैसे? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना बेटा, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं। ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन है माइग्रेट करना स्टार्ट होते हैं। देखो सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जाएगा मान लीजिए, तो यहाँ वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा, तो ये यहाँ भागेंगे, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ पहुंच गए, इस इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी सेमीकंडक्टर से। ध्यान रखिएगा, इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम। ठीक है, अभी हमने उसमें डोपिंग नहीं किया है। डोपिंग करेंगे तो हम रूम टेम्परेचर पे ही कंडक्टिविटी को बढ़ा ले जाएंगे, विदाउट टेम्परेचर बढ़ाए ही। ठीक है, यहाँ पे क्या करना हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कब कर रहे हैं? जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है, ये अपनी जगह छोड़ के आगे बढ़े, तो यहाँ होल्स क्रिएट हुआ। ठीक है, अब इस होल को देखे इनके मन की इच्छा हुई, चलो इसमें कूद जाते हैं, तो यहाँ होल्स क्रिएट हुआ, तो बगल वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदने लगे, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया और कंडक्टिविटी बढ़ गई। बात समझा क्या? उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक यानी प्योर, प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते, बट टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रिंसिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। इतना बात समझ में आया? अच्छा, अब आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो तरह के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जरा देखो, साफ सुथरा कर देता हूँ।
ठीक है, ये अपने पास प्योर सिलिकॉन है। नॉर्मल सेट ऑफ कंडीशन बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं था, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बट इंट्रिंसिक का एन टाइप और पी टाइप बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। पूछते हैं बताइए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाऊं तो एन टाइप बनेगा या पी टाइप बनेगा, तो याद ही बच्चे गलत तरीके से कर लेते हैं, पेंटावैलेंट का पी टाइप याद कर लेते हैं। ठीक है, पेंटा देखो एन का मतलब दिमाग में और नेगेटिव, एन का मतलब दिमाग में सेट करो क्या नेगेटिव, और पी का मतलब सेट करो पॉजिटिव। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक से देखो, एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर से कुछ आप जर्मेनियम में ऐड करो, यानी डोपिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, या तो वो इंप्योरिटी पेंटावैलेंट होगी या तो वो इंप्योरिटी ट्राईवैलेंट होगी। जैसे आप समझो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का मतलब ऐसा कोई एटम डाल दो जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे में आपको नाइट्रोजन फैमिली मिलेगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, बराबर। क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है 5, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में। ट्राईवैलेंट देखो अपना क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, ये तो अपना प्योर इंट्रिंसिक था, याद करो सिलिकॉन में क्रिस्टल बना हुआ है। अब इसकी कंडक्टिविटी को रूम टेम्परेचर पे ही बढ़ा देना है, विदाउट टेम्परेचर बढ़ाए आपको इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाना है, तो या तो इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग कराओ, नाइट्रोजन की डोपिंग कराएंगे, साहब गैस है इसकी डोपिंग कैसे कराएं। ठीक है, फास्फोरस थोड़ा पॉइजनस टाइप का होता है, आर्सेनिक की बचता है, यहाँ आर्सेनिक की डोपिंग होती है। और या तो इसके बगल में आता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैरियम, ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है, क्योंकि इसके पास वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। अब जरा सुनो, मान लो ये सिलिकॉन का आइडियल क्रिस्टल है सेमीकंडक्टर, अब अगर मैं इसमें डोपिंग करूं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, जैसे मैं आर्सेनिक को रखूं, तो अगर मैं यहाँ पे एक आर्सेनिक को रख दिया, बहुत ध्यान सब लोग समझे यहाँ, आर्सेनिक, आर्सेनिक के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन 5, 5 में से 4 तो देखो इसने क्या किया, बॉन्ड बना लिया, एक आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन क्या बच गया, जिसके लिए सिलिकॉन है ही नहीं। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बोलेगा मुझे क्या, मेरा कोई बॉन्ड नहीं बनाया, चलो मैं घूमता हूँ। ठीक है, अब ये घूमेगा पूरे क्रिस्टल में, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ती। इसका मतलब बताओ क्या यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। बात सुना, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा था नेगेटिव, इसको एन टाइप, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हो। दिमाग लगाओ, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, जब पेंटावैलेंट को इंप्योरिटी डालूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? अच्छा चलो, तो हो गया पी टाइप, पी टाइप का आप एन टाइप। अब क्या करिए, बहुत कंफ्यूज होगा, पेंटावैलेंट पी टाइप नहीं। ठीक है, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होती है। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव, एन टाइप का मतलब नेगेटिव। अगर आपके सिलिकॉन में नेगेटिव लाना है इलेक्ट्रॉन, तो सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा आइटम डाल दो जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? चलिए, अगर अब मैं बात करूं, मान लो मैंने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाया, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका इंडियम, इंडियम। अब इंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, मान लो 1, इसके 2, इसके 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिलिकॉन का भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, जिसके लिए इंडियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इंडियम के पास यहाँ क्या होगा, होल। सेमीकंडक्टर में जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसको बोलते हैं होल। तो क्या होगा, अब क्या हो गया देखो, अब सिलिकॉन देखा कि यहाँ होल है, क्या करेगा, चलो इसे कूद के अपनी जान दे, बात समझा ना। तो इस होल में माइग्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन स्टार्ट हो गया क्या, होल को देखते हुए, साहब ये कूदे, यहाँ होल बन गया, फिर यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इसमें कूदेंगे, यहाँ होल बनेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदेंगे, इससे माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। डोंट थिंक होल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, मैं ऐसे टीचरों को जानता हूँ जो होल भी मूव करा देते हैं सेमीकंडक्टर पढ़ाते समय, कि होल मूव करते हैं, इसलिए मैं हर लेक्चर बोलता हूँ कि होल मूव कर रहा है, होल नहीं, इलेक्ट्रॉन जहां से आ रहा है वहां होल बन जा रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन ही, इससे क्या होगा बेटा, और देखो ये होल क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी में पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ आ रहा क्या, ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, आपको बस याद रखना है कि ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाने पे किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाने पे किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। पेंटावैलेंट मिलाने पर एन टाइप बनता है, ट्राईवैलेंट मिलाने पर पी टाइप। चलो ये हो गया आपका कंडक्टर वगैरह सब खत्म कर दिया। एंड द लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।
अब देखो यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, पूरा सा चैप्टर ही पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म, पढ़ा होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। नाम नहीं सुना? मैग्नेटिज्म में पढ़ा नहीं क्या फिजिक्स में? अच्छा 12th का मैग्नेटिज्म बाकी है, तो 12th वाले पार्ट में पढ़ोगे इसको भी। तो यहाँ पे अपने लेवल पे मैं बता रहा हूँ सॉलिड स्टेट में क्या करना है, आपको बस उसकी मीनिंग समझना है और उसके एग्जांपल रट्टा मार के बैठना है बस। डायरेक्ट पूछेंगे विच आर फॉलोइंग द फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, तो आपको देखना चाहिए चमचमाता हुआ आंसर Fe3O4 दिख रहा है क्या, ठीक है, तो फेरी मैग्नेटिक का एग्जांपल हो जाएगा। तो अब सबको समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके एग्जांपल किसी को रटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हो, आपको कोई भी आयन दे देगा तो आप क्या पता नहीं कर सकते क्या कि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, बराबर। अभी डी ब्लॉक पढ़ोगे जैसे बड़े सारे क्वेश्चन करोगे कि Fe+2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, Cr+3 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो तो मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आपसे बोलूंगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते। वहां नोट्स में लिखा है, परेशान मत हो, पता चला वहां भी नहीं नोट्स को लोग बोलने लगेगा, ठीक है। पैरा सब्सटेंस क्या होंगे बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मस्ट कंडीशन है कि पैरा सब्सटेंस वो होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके एग्जांपल आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, कोई भी पूछ लेगा तो आप मान लो सोचो आपसे पूछा बताइए Fe+3 पैरामैग्नेटिक, हालांकि आयरन तो वैसे ही फेरोमैग्नेटिक भी होता है, पर अगर एग्जैक्टली उसने पूछ लिया कि बताइए Fe+3 पैरामैग्नेटिक है क्या, तो अपने को बस Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए भैया। नॉर्मल होता है 3d6 4s2, मैं बैलेंस से लिख रहा हूं बस 3d6 4s2, तो Fe+3 क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल, 2 यहां से 1 यहां से, 3d5 4s0 और d5 बना लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक क्या 5 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, बात समझा ना। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक, बात समझा ना। तो पैरामैग्नेटिक सबसे क्या होते हैं, दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और इनकी खास बात क्या है बेटा कि नॉर्मली इनके जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, बहुत फिजिक्स मुझे आती रही है, काम काम की मैं बता रहा हूं बस, इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पहले ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इनके मैग्नेटिक डाइपोल्स, ठीक है, ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड है इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अलाइन। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे ये फिर बिखर जाएंगे, मतलब ये परमानेंट मैग्नेट कभी नहीं बनते, ध्यान रखना, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बनते। मतलब ये थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रैंडम ओरिएंटेशन था इनके मैग्नेटिक डाइपोल्स का। जब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में ले गए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अलाइन हो गए। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड जैसे हटाऊंगा ये फिर से ऐसे ही बन जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, लेकिन जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तो ये फिर से क्या हो जाएंगे, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं रहेंगे, ये टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ये कंपाउंड तो इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक फील्ड हटाओ ये फिर से नॉन मैग्नेटिक बन जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे, दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक क्या होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। दूसरी बात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं और इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटाऊंगा ये फिर से रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं, ये कभी भी परमानेंट मैग्नेट तरह बिहेव नहीं करते। इतनी बातें याद कर। सेकंड है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसका भी एग्जांपल नहीं याद करवाऊंगा, हालांकि मैंने नोट्स में लिखा है कुछ एग्जांपल TiO2 वगैरह, बट आप रट्टा मत मारना वहां पे, क्योंकि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक तो देख के पहचान में आ जाता है कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो डायमैग्नेटिक। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, क्या होगा डायमैग्नेटिक। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी भी आयंस में तो डायमैग्नेटिक होंगे। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसीलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली रिपेल किए जाते हैं। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसको मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, रिपेल मारती है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं, एक की स्पिन दूसरे को कैंसिल कर दे रही है, बात समझा ना। तो ये क्या हो गया, दे आर
स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, इसके एग्जांपल में नहीं रट्टा मारना है, क्योंकि आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हो। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो ये जो सब्सटेंस होते हैं ना फेरोमैग्नेटिक, ये जो होता है ना बेटा, पहली बात इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, पर अनपेयर्ड तो उसके पास भी था। इनका डेफिनेशन बोलूं, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है, और इनके पास भी क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ खास बात क्या होती है, इनके मैग्नेटिक डाइपोल ऑलरेडी थोड़ा सा पहले भी क्या रहते हैं, अलाइन ही रहते हैं, बड़े सिस्टमैटिक मैनर रहते हैं। और जब तुम इनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, थोड़ा बहुत जो गड़बड़ी है वो भी सुधर जाती है, एकदम प्रॉपर अलाइन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद तुम मैग्नेट हटाओगे बिना मैग्नेटिक फील्ड, तभी ऐसे ही बने रहते हैं, यानी ये परमानेंट मैग्नेट तरह बिहेव करने लगता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दोनों में अंतर समझ में आया क्या? पैरा और फेरो, वहां पे क्या था, रैंडम डाइपोल थे, रैंडम इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में गए तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन हो गए, मैग्नेटिक फील्ड हटाया फिर से बिखर गए, यानी वो परमानेंट मैग्नेट नहीं बने, और ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल रट्टा मारना होगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम जो कि F ब्लॉक का एलिमेंट है, और CrO2, यही एनसीईआरटी लिखते हैं, बिल्कुल रट डालना। आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और CrO2 ये फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल है, रट्टा मार लेना। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल और CrO2 कई बार पूछा गया है। ठीक है, CrO2 जो होता है बेटा, ये मैग्नेटिक, जो पहले कैसेट्स आती थी म्यूजिक सुनने के लिए, उसमें जो रील्स होती थी ना, उसमें CrO2 ही होता था, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझा ना? और कहीं कहीं CrO2 निकल जाता था, वहां उतने बीच में गाना ही गायब हो जाता था। ठीक है, अजीब सी आवाजें आती थी, अगर सुना हो कभी, क्योंकि होता था लोग बोलते भैया मैग्नेट, कभी भी जो कैसेट्स होती थी जिसमें रील होती थी, बोलते भैया इसको कभी भी मैग्नेट के आसपास मत रखो। कुछ लोग क्या सजाने के लिए स्पीकर के ऊपर ही रखते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये भाई मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे, तो रील के ऊपर जो CrO2 लगा है उसको कौन अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेट। मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, वहां CrO2 हट गया, वहां गाना ही गायब हो जाता था। ठीक है, अजीब सी आवाजें आती थी। ठीक है, तो आयरन, कोबाल्ट, निकल और गैडोलिनियम और CrO2 ये फेरोमैग्नेटिक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं पहले बताओ, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरा एंड फेरो? इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अलाइन होते हैं, पर मैग्नेटिक फील्ड ले जाते हैं तो और ज्यादा अलाइन हो जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद भी डिस्टर्ब नहीं होते, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। बात समझना? इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अपने लेवल पे सॉलिड स्टेट में आपको एग्जांपल रट्टा मारना जरूरी है। ठीक है, कि एग्जांपल पूछते हैं, व्हिच आर द फॉलोइंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरो के बाद आएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ना, एंटी फेरो का मतलब फेरो का अपोजिट। यहाँ पे भी मैं बताऊं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेरी बात समझना, यहाँ पे भी क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल मारे जाते हैं। अब लोग सर ऐसी कैसी बात हो गई, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल कैसे मारे जाते हैं? क्योंकि होता क्या है, यहाँ इक्वल नंबर में क्लॉकवाइज स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं और इक्वल नंबर में एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे क्या सिस्टम होता है कि देखो, सपोज करो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लो 6 में बना दिया, ये मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी रैंडम ओरिएंटेड है। जब हम इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, क्या होता है, इक्वल नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में देखो ऐसा 1 2 3, और इक्वल नंबर जस्ट अपोजिट में ओरिएंट हो जाते हैं। इसकी स्पिन इसको कैंसिल, इसकी स्पिन इसको कैंसिल, इसकी स्पिन, टोटल नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें से आधे की स्पिन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, और आधे की स्पिन उसके उल्टी डायरेक्शन में। जिससे क्या होता है, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। बात समझा ना? जितने क्लॉकवाइज आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने क्या हो जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन क्या हो जाती है, कैंसिल। ध्यान रखना, देखा अनपेयर्ड इनके पास भी था, अनपेयर्ड इनके पास भी है, अनपेयर्ड इनके पास भी, पर तीनों में अंतर जरा समझे रहना। ठीक है, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं थे, मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हुए और सारे के सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन हुए, सारे अनपेयर्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद फिर से क्या हो गए, रैंडम हो गए। यहाँ पे क्या थे, जितने, हाँ, वो भी सेम डायरेक्शन में अलाइन हुए, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी वैसे ही रहेगा, परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे भी क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाऊंगा तो सारे एक डायरेक्शन में जाते,
आधे एक डायरेक्शन में, आधे अपोजिट में लाइन हो जाते हैं, इससे एक स्पिन दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझा क्या? एग्जांपल रट्टा मार के बैठ जाना, MnO और MnO2, MnO और MnO2, ये एग्जांपल रख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। MnO और MnO2 ये है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लास्ट में आता है आपका फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो फेरीमैग्नेटिक क्या हो, इनके पास भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ नेट स्पिन जो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर्ड, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो 4 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और 2 अपोजिट, तो क्या नेट स्पिन कैंसिल होगी क्या? एंटी फेरो में क्या था, जितने क्लॉकवाइज उतने एंटी क्लॉकवाइज अनपेयर्ड हो गए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कैंसिल हो गया। यहाँ इक्वल नंबर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होते ओरिएंट, अनइक्वल नंबर में होते हैं, इसलिए यहाँ नेट मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ आता है। मैग्नेटिक मोमेंट केवल 2 जगह जीरो होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक में और डायमैग्नेटिक। इन दोनों में जो म्यू नेट होता है वो जीरो, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तुमको डी ब्लॉक में सब पढ़ाएंगे, ठीक है। डी ब्लॉक में आप पढ़ोगे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है, तो समझ में आया पूरा। हाँ, इसका एग्जांपल सर फेरी मैग्नेटिक का एक याद कर लो, Fe3O4, आज सुबह ही बताया था मिक्स्ड ऑक्साइड था, ये क्या है आपका फेरी मैग्नेटिक। और भी होते हैं जैसे Mg Fe2O4, Zn Fe2O4, ज्यादा पॉपुलर है Fe3O4 जो फेरी मैग्नेटिक। एंड द लास्ट पॉइंट, चैप्टर खत्म। फेरोमैग्नेटिक जितने भी सब्सटेंस है, चाहे वो आपके क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक, ठीक है, इनको एक टेम्परेचर होता है जिसपे एक इसमें चेंज हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक में, उसको क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। ये सब फिजिक्स में पढ़ोगे, मैं बता दिया कि जितने भी सब्सटेंस है उसको अगर हम क्या एक फिक्स टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस चेंज होते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूरी टेम्परेचर। नोट्स में लिख के दिया है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट, ठीक है। खत्म हो गया पूरा चैप्टर, जाना कहीं नहीं है, बैठे रहो। अब इस पे करेंगे क्वेश्चन। अब कैसा क्वेश्चन, पहले आज करेंगे MSCT का क्वेश्चन, ठीक है। सीटी वाले खुश हो जाए आज, ठीक है। ला रहा हूं लॉलीपॉप को ले। आइए जरा MSCT क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, नीट तो बहुत करा देता हूँ, थोड़ा सिटी वाले भी एंजॉय करें। हाँ, MSCT 2004 का पहला क्वेश्चन, सिलिकॉन, अरे 4 पैदा हो सिलिकॉन ए सेमीकंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा कंडक्टर, चौथा नन ऑफ दीज। सिलिकॉन क्या था, SI सेमीकंडक्टर। ये तुम्हारा MSCT, ठीक है। अगला सुनो, 2006 क्वेश्चन देना, तुम करोगे, ऑप्शन भी दूंगा। आज सुबह पढ़ाया है, जो लग जाओ सब लोग, कॉपी भी खोल लो, बस मत करो। आप मेटालिक कंडक्टर, चलो भाई सीटी वाला ध्यान दे, शोर मत मचाए भाई, ठीक है। इंट्रेंस करा रहा हूँ, ठीक है, मजाक मत लो। हाँ, अरे पहले मेज निकाल के दिखा दो, एडवांस पढ़ा दे, ठीक है। एज अ क्यूबिक लैटिस, आज महाराष्ट्र सिटी का फुल डिमांड है, ठीक है।
each acid of the unit cell is 2 angstrom. The density is भाई बात बहुत कर रहे हो यार. The unit cell in 200 gram of metal R. Option A 1 into 10 raised to 24. Option B 1 into 10 raised to 20. Option C 1 into 10 raised to 22. Option D 1 into 10 raised to 25. Solve. सुबह एग्जैक्टली एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया था मैंने. ठीक है, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन था. 200 ग्राम मेरा भी था. ठीक है, मेरा शायद से 2.2 था, 2 पॉइंट समथिंग था. बाकी आंसर बिल्कुल सेम था. कौन सा फॉर्मूला रहेगा डेंसिटी का? याद करो, डेंसिटी इक्वल टू क्या? Z into W अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू AQ. बराबर. बस सॉल्व करो. ये 2006 में आया था. 2016 का. अरे पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर ml यार. सुबह क्या बोला था? डेंसिटी बाय डिफॉल्ट सीएम क्यूब में ही होती है. 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. देख रहा हूँ बेटा, वेट करो, तुम पिटोगे. बोलो भाई, फॉर्मूला भी लिख दूं क्या? कैसे करना है? फॉर्मूला है ना, निकालो ना. क्या निकाल रहे हो? क्या निकालना क्या है बेटा इसमें? डेंसिटी निकाल रहे हो क्या? फिर n निकाल. यस, तब सही है. निकालो n. बरोबर. हम खड़े बताएंगे बेटा ये निकालो. अरे विराज, 12 कहां से आ गया बेटा? 12 तो ऑप्शन ही नहीं है. ऑप्शंस ये है बेटे, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे. यही फॉर्मूला आपको लगाना है. ठीक है, ये आ रहा है. देख तो आंसर क्या होगा. वन ऑफ द क्या ये आया है? चलो ठीक है. क्या है और किसी का कुछ?
Z कितना लिया है? हाँ 4। प्रॉब्लम यही होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है ना, एमएससीटी में चीजों को प्रॉपर मेंशन नहीं करते। आप क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक लैटिस बोल दिया। अब क्यूबिक में 3 ऑप्शन आते हैं ना, सिंपल क्यूबिक है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक है कि फेस सेंटर क्यूबिक है। आप लोगों ने 4 ले किया, एक्चुअली इनका जो आंसर है वो डी लगवा रहे हैं, पता नहीं कैसे। तो वही है, लेकिन 1 × 10⁻24 अगर Z 4 ले करोगे वही आया होगा। इसका फेस सेंटर, इनका आंसर डी आ रहा है। जरा एक बार इसको 1 लेके सॉल्व कर बताओ कितना है। 1 तो ऑप्शन डी लगा रहा है। तू ले करो। तो इनका आंसर डी है। इसका मतलब इस क्यूबिक को इन्होंने सिंपल क्यूबिक माना है, क्योंकि आपने ए लगाया, ए कहीं गलत नहीं था, बट इनका ऑप्शन जब मैं देखा डी है, तब थोड़ा दिमाग घूम गया मेरा कि डी है। इसका मतलब अपने आप खुद सोचना होगा कि यार सिर्फ क्यूबिक बोला है ना, शायद इसका मतलब इनका लेवल है कि अगर इनको बताना होगा तो बताएंगे बॉडी सेंटर या फेस सेंटर। ठीक है, अगर क्यूबिक बोल रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल क्यूबिक मान लो, और Z = 1 रहा तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 10 × 10⁻24 आएगा, 1 × 10⁻25 बराबर ना। देखो अब सुन लो, एमएससीटी वाला ध्यान दे यहाँ पे, यानी सिर्फ अगर बोला है क्यूबिक लैटिस, इसका तुम अपने आप क्या मानना, सिंपल क्यूबिक। अगर उसको बॉडी सेंटर क्यूबिक बोलना होता तो बॉडी सेंटर लिखता है इसका। देखो आपने Z 4 रख दिया, आपको पहला आंसर भी मिला। इसका मतलब बोला हैज अ क्यूबिक लैटिस। अब क्यूबिक में अपने को पता है कंफ्यूजन है यार, सिंपल बॉडी या फेस, तो कंफ्यूजन सिंपल मानो। इसका मतलब उनको बॉडी या फेस लिखना होगा, वो खुद लिखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो जरा, डी ऑप्शन आएगा इसका। 2019 का बता रहा हूँ, तो रिसेंट वाले करते हैं, 19-20 वाले करते हैं। तो एकदम नजदीक नजदीक वाले करो। 2020 का क्वेश्चन, जो पिछले साल का क्वेश्चन लिखो जरा। सोडियम क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर। क्वेश्चन लिखिए सब लोग, सोडियम क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर। सोडियम क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर with radius 1.86 into 10⁻⁻8 centimeter। 1.86 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन, कि सोडियम जो है वो BCC स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो रहा है, और रेडियस जो दिया है उसने 1.86 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ यूनिट सेल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ सोडियम। व्हाट इज द लेंथ ऑफ, एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहिए, व्हाट इज द एज लेंथ लिखना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द एज लेंथ लिखो यार, क्वेश्चन सही बनाओ। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ सोडियम। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ सोडियम। ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन दिया 5.26 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 3.272 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 7.44 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और डी 4.3 into 10⁻⁸। कर लेंगे या बताना पड़ेगा? ट्राई करेंगे, करो फिर मैं बताता हूँ। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2020 में एमएससीटी में आया हुआ पिछले साल।
ऑप्शन देखो तो क्या बता रहे हो बेटा, कौन सा ऑप्शन? सी, डी आएगा। वेरी गुड, यहाँ आंसर डी दिया आ गया तो बड़ी अच्छी बात। देखो तो बेटा दो गलती काम किए होंगे, आपको बस ये पकड़ लेना था कि ये बीसीसी है, सोडियम बीसीसी में है, रेडियस दिया है, एज लेंथ पूछ रहा है, तो बीसीसी का अगर आपको रिलेशन याद हो रहा था 2r = √3a/2 कराया था क्या मैंने? 2r = √3a/2, क्योंकि एक कॉर्नर पे था, दूसरा बॉडी सेंटर पे था, कॉर्नर से बॉडी सेंटर √3a/2 पे था, तो 2r = यानी 4r = √3a, यानी 4r/√3 = a। So 4 into r कितना दिया है? 1.86 into 10⁻⁻8, √3 क्या होता है? 1.732। सॉल्व कर लो, a है बराबर। सीधा सा फॉर्मूले में क्वेश्चन था। हाँ भाई डी समझ गया, 4 बार डी मत लिखो, डी 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 ऐसा कर, समझा कि नहीं? फॉर्मूला तो एक एक लाइन का क्वेश्चन है, ये जरूरी है कि ये आना चाहिए आपको तुरंत, ठीक है? और इसीलिए 2r के रिस्पेक्ट में याद कराया था, 2r = a, 2r = √3a/2, 2r = √2a/2, बराबर ना? फेस सेंटर का तो 20 का क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन बोले, देखो आसान वाले क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाइट? एमएससीटी के सारे क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाइट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाइट स्पेस इन बीसीसी टाइप, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाइट स्पेस इन बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल, बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। ऑप्शन ए, बिल्कुल नोट से क्वेश्चन है, 32%, बी 74%, सी 26%, डी 68%। बराबर ना? क्योंकि याद करो एससीसी में होता था 54, मतलब क्या, जहाँ पे एटम थे, यहाँ होता था कितना? 68% में एटम होते थे, और 100 में 68 घटा के 32% वाइट लिखवाया था, ठीक है? 32%। चलो अगला लिखो, यूनिट से बात कर लोगे आप। डेंसिटी के ही क्वेश्चन का डाल दिया। अच्छा बताओ, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द स्फीयर इन सीसीपी स्ट्रक्चर, सीसीपी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 4 6 12। सीसीपी याद करो, एफसीसी होता था, क्या क्या कोऑर्डिनेशन होता है? 12। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, क्वेश्चन सुनिएगा, ये सब लिखिए मत, सुनिए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इन आयनिक कंपाउंड if the type of hole occupied by the cation in cubic? सर समझो क्वेश्चन सुनो ध्यान से। What is the coordination number of cation in ionic compound? कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें आपको कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। If the type of hole यानी वाइड occupied by cation, याद करो कैटायन वाइड में कहाँ था? NaCl,
बराबर है कि नहीं? NaCl में 100% ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाके बैठा था, ठीक है। दूसरा मैंने कहा सीजियम क्लोराइड, वहां सीजियम बॉडी सेंटर पे था। तीसरा वाला ZnS, वहां 50% टेट्राहेड्रल वाइड में था, Zn+2। बोल रहा है कि कैटायन जो है वो वाइड में ही है, इसका मतलब ये NaCl स्ट्रक्चर हो गया। तो कंडीशन नंबर बोला है 4 6 3 8, याद 6 बता रहे NaCl, बराबर 6 होगा इसका आंसर। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सेम टाइप क्वेश्चन था, घुमा दिया चीजों को। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इन आयनिक कंपाउंड if the type of hole occupied by the cation in octahedral? कैटायन ऑक्टाहेड्रल वाइड में कहां रहते हैं? याद करो यार, दो ही पढ़ाया है, NaCl और ZnS। ZnS में कैटायन 50% टेट्राहेड्रल वाइड्स में था, ऑक्टाहेड्रल कौन था? सोडियम 100%। फिर आंसर आएगा 6। घुमा घुमा के NaCl पूछ रहे हैं आपसे, बता, ठीक है। अब सोचो कैसे क्वेश्चन पूछ, देखो, how much part of an atom occupies each corner of the BCC unit cell? 1/8। अब यही ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, समझ, ठीक है। अब तुम्हारा MSCT है, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। अच्छे क्वेश्चन है नहीं, सब पूरा एक कोई पूछा है, क्या पीछे चलो लिखो एक क्वेश्चन, लिखो 2020 का एक लास्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल, 2020 का ही कर लो, सब कुछ तुम्हारे में डेंसिटी का क्वेश्चन पूछना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 38.6 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 38.6 ग्राम ऑफ नोबल मेटल having density 19.3 gram per cm cube, 19.3 gram per cm cube, 19.3, 90 मत लिखना, 19.3 gram per cm cube, and volume of one unit cell is 6.18। बढ़िया क्वेश्चन है यार। One unit cell is 6.18 into 10 raised to -23, 6.18। फिर से बोल दो, calculate the number of unit cell in 38.6 gram of a noble metal having density 19.3 gram per cm cube, and volume of one unit cell is 6.18 into 10 raised to -23 cm cube। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल। मुझे लग रहा मास दिया है तो यही वाला फार्मूला चलेगा, ठीक है। लगाओ और निकालो n की वैल्यूज। ऑप्शन दो, वेरी गुड। ऑप्शन सुन लो भैया, ए पे 3.236 into 10 raised to 23, ऑप्शन बी 3.236 10 raised to 22, ऑप्शन सी 6.180 into 10 raised to 23, ऑप्शन डी 6